सोचिए, साल है 1707। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और वो लिख रहा है एक खत जो पछतावे से भरा हुआ है। और ये टूटा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि आखिरी महान मुगल बादशाह औरंगजेब है। उसके आखिरी शब्द एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये कि आखिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। तो आज का हमारा सवाल यही है, दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य आखिर ढह कैसे गया? और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। ये कोई धीरे धीरे होने वाली बर्बादी नहीं थी। नहीं, ये नतीजा था सिर्फ एक विनाशकारी गलती का, जिसे इतिहास में दक्कन का नासूर कहा गया। इस गलती को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य दुनिया का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन था। उनकी दौलत, उनकी ताकत, किसी का कोई मुकाबला ही नहीं था। और मुगलों की शानो शौकत की बात हो तो जाहिर है ताजमहल का जिक्र तो आएगा ही, और साथ ही वो किस्सा भी कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन जानते हैं, ये बस एक कहानी है। सच तो ये है कि उन कारीगरों को ना सिर्फ बढ़िया पैसा दिया गया, बल्कि उनके लिए ताजगंज नाम का एक पूरा शहर बसाया गया था। और इसी महान साम्राज्य की कहानी के केंद्र में हैं दो किरदार, जिनकी सोच और तरीके एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। एक तरफ औरंगजेब, एक कट्टर यथार्थवादी जिसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पूरी सल्तनत पर मुकम्मल कंट्रोल। और दूसरी तरफ शिवाजी, गुरिल्ला लड़ाई के उस्ताद, जो एक आजाद मराठा साम्राज्य का सपना देख रहे थे। शुरुआती टकरावों में ही ये एकदम साफ हो गया था कि शिवाजी को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। उन्होंने बार बार अपनी चालाकी से मुगल फौजों को धूल चटाई, और तो और आगरा की कैद से उनका वो मशहूर फरार होना, ये सब औरंगजेब के लिए एक सीधी चुनौती थी, एक जिल्लत थी। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शिवाजी की कामयाबी से तंग आ चुका औरंगजेब अब वो कदम उठाने वाला था जो मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शाही इतिहास की सबसे बड़ी गलती। उसका फैसला क्या था? सिर्फ फौज भेजना? नहीं, उसने फैसला किया पूरी की पूरी मुगल राजधानी, पूरा का पूरा दरबार, सब कुछ उठाकर दक्कन ले जाने का। सोचिए, सिर्फ एक विद्रोह को कुचलने के लिए। ये एक ऐसा जुआ था जिसकी कीमत पूरे साम्राज्य ने चुकाई। और जब मैं पूरी राजधानी कह रहा हूं तो जरा इसका पैमाना समझिए। ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं था, ये तंबुओं का एक चलता फिरता शहर था। 5 लाख लोग, 250 बाजार, 50,000 ऊंट, 30,000 हाथी, 30 मील के घेरे में फैला हुआ एक शहर। ये पागलपन नहीं तो और क्या था? औरंगजेब का यही एक फैसला एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत करता है जो पूरे साम्राज्य को तहस नहस करके रख देगा। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? ये कि बादशाह अपनी राजधानी से, अपने साम्राज्य के दिल से पूरे 25 साल तक दूर था। और इसका पहला नतीजा, उत्तर में जो उसके सबसे भरोसेमंद साथी थे, राजपूत, उन्होंने बगावत कर दी। सोचिए, जिस रिश्ते को बनाने में पीढ़ियां लग गई थीं, वो भरोसा टूट गया। क्यों? क्योंकि बादशाह वहां था ही नहीं। और जैसे ही उत्तर कमजोर पड़ा, ये तो होना ही था, जाट और सिख जैसे दूसरे समूहों ने भी मौके का फायदा उठाया, और देखते ही देखते पूरे उत्तर में बगावत की आग फैल गई। तो अब तस्वीर क्या बनती है? औरंगजेब, जिस एक दुश्मन को खत्म करने दक्षिण गया था, अब वो अपने ही घर में अपने पुराने दोस्तों और नए दुश्मनों से चारों तरफ से घिर चुका था। ये एक ऐसा जाल था जिसे उसने खुद बुना था, और अब वो उसी में फंस गया था। अब मजे की बात देखिए, कागज पर औरंगजेब जीत रहा था। उसने बीजापुर जीता, गोलकुंडा जीता, यहां तक कि शिवाजी के बेटे संभाजी को भी पकड़कर मार डाला। उसे लगा सब खत्म, लेकिन असल में उसकी हर जीत मराठाओं के सीने में आग की तरह भड़क रही थी। ये लड़ाई अब सल्तनत की नहीं बल्कि इंतकाम की बन चुकी थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मैदाने जंग में नहीं हारी जा रही थी। असली तबाही तो सल्तनत की तिजोरी में मची हुई थी, आर्थिक तबाही। इसे जागीरदारी संकट कहते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हुआ यह कि दक्कन की लड़ाई के लिए औरंगजेब ने हजारों नए सेनापति भर्ती कर लिए। इन लोगों को तनख्वाह के बदले जमीन दी जाती थी, जिसे कहते थे जागीर। लेकिन जल्द ही देने के लिए जमीन ही खत्म हो गई। अब बिना जमीन, बिना तनख्वाह वाले सेनापति क्या करेंगे? उन्होंने किसानों को लूटना शुरू कर दिया। नतीजा, किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी और वो भी बागी बन गए,
और बस देखते ही देखते मुगल साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे आ गिरी। और इस 25 साल लंबे जुनून के इंसानी कीमत क्या थी? 1 लाख। हर साल करीब 1 लाख लोग मारे जा रहे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तबाही का मंजर है। तो जब औरंगजेब ने आंखें बंद की तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर गया? एक खाली खजाना और एक ऐसी फौज जो अब फौज नहीं रही थी। वो तनख्वाह के लिए तरसती एक बेलगाम हथियारबंद भीड़ बन चुकी थी। और एक कमजोर साम्राज्य हमेशा शिकारियों को दावत देता है। औरंगजेब की गलतियों ने सल्तनत को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि जब 1739 में ईरान से नादिर शाह ने हमला किया तो मुगलों के पास कोई जवाब नहीं था। दिल्ली को बेरहमी से लूटा गया, हजारों बेगुनाह मारे गए और मुगल सल्तनत का नाम बस नाम का रह गया। कितनी लूट हुई अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में 700 मिलियन रुपए का खजाना लूटा गया। और इसी लूट में मशहूर तख्त ताऊस यानी मयूर सिंहासन और कोहेनूर हीरा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से चले गए। मुगलों के पतन से जो पावर वैक्यूम, जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहाँ हम औरंगजेब की दक्कन की भूल से लेकर ब्रिटिश राज तक एक सीधी लकीर खींच सकते हैं। देखिए, जब मुगल सल्तनत दिवालिया हो गई तो भारत के बड़े बड़े बैंकरों ने, जैसे जगत सेठ, उन्हें कर्ज देना बंद कर दिया। उन्हें अपने व्यापार के लिए एक नया स्थिर पार्टनर चाहिए था, और वो पार्टनर उन्हें मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। इन्हीं बैंकरों की मदद से अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीती और यहीं से हिंदुस्तान की गुलामी की कहानी शुरू हुई। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या होता अगर औरंगजेब ने अपनी जिद छोड़ दी होती? अगर उसने मराठाओं से सुलह करके उत्तर में ही रहने का फैसला किया होता? क्या सिर्फ एक बादशाह के अहंकार ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और गुलामी के 200 सालों का रास्ता खोल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।